Goal, nation's leading institute. Hello dear students, I am Shailesh Jha, chemistry faculty in Goal Institute, Patna. Okay, today we have organic chemistry part of All India Test Series, Major Test 2nd. Now see, we have question paper on screen. First we have question number 5. Now see, in question number 5, what we have, for the given reaction, एक रिएक्शन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट. हम लोगों से पूछ रहा है इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा. चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्या पूछ रहा है रिएक्शन में. तो एक एल्कीन है, HBr इन CCl4. तो HBr दोगे एल्कीन में तो क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा. तो पहले पाई ब्रेक होगा, यहां H लग जाएगा और बीच में क्या आएगा प्लस, कार्बोकेटायन वहां ज्यादा स्टेबल होगा और फिर Br माइनस अटैक करेगा तो यहां Br. तो A जो बन जाएगा इस केस में वो कुछ इस तरह से CH3 CH Br और यहां पे CH3, ये लग गया A. अब इसका वाटर से रिएक्शन कराओगे, तो Br हट के क्या लगेगा, OH SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है. तो A ये हो गया और B के लिए क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH OH और CH3, ये बनेगा. क्लियर है. तो B क्लियर कर लिया हम लोग. अब आ जाओ तुम यहां पे देखो HBr और ये जो PHCO हॉल टू O2 दिया है ना स्टूडेंट, ये है पर ऑक्साइड. तो तुमको पता है कि HBr के साथ जब पर ऑक्साइड देते हैं तो जो एडिशन होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. होता है कि नहीं स्टूडेंट, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म फॉलो करता है. तो इस केस में जो Br लगेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ से, तो यहां पे लगेगा. तो X क्या होगा स्टूडेंट्स, CH3 CH2 के साथ Br, ये हो गया. अब इसमें फर्दर NaOH दिया है तो OH माइनस अब न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे अटैक करेगा, Br को भगा देगा, SN2 मैकेनिज्म. ठीक है स्टूडेंट्स. तो क्या बन गया प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 OH. तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया Y. हम लोगों से फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा था, तो एक Y और एक B, तो B और Y ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है. तो चलो देखो, CH3 CHOH CH3 एक प्रोडक्ट हो गया, CH3 CHOH CH3 और CH3 CH2 CH2OH. तो CH3 CH2 CH2OH होना चाहिए. तो CH3 CHOH CH3 ये तो सही है और CH3 CH2 CH2OH. ठीक है स्टूडेंट्स. तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन. क्लियर है स्टूडेंट्स. आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे. चलिए देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है स्टूडेंट्स वो है क्वेश्चन नंबर 10. अगेन एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दे रखा है आपको और इस सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. ठीक है स्टूडेंट्स. देखो इसमें दिया है Br2. पहले हम सॉल्व कर लेते कि ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा, फिर ऑप्शंस को पढ़ के देखेंगे कि इसमें से कौन सा करेक्ट है. तो देखो पहले बेंजीन में लगा हुआ है आपका CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, स्टाइरीन. अब इसमें दिया Br2 CCl4. स्टूडेंट्स इसमें अगर Br2 CCl4 दोगे तो सिंपल सा पाई तोड़ के दोनों कार्बन पे क्या लगेगा, Br और Br. तो इससे जो प्रोडक्ट बना CH के भी साथ Br और इस CH2 के साथ Br, ये लग गया. तो ये बन गया X. ठीक है स्टूडेंट्स. अब इसके बाद Y दिए तो ध्यान से देखना, तो Z बना और फिर W दिए तो ट्रिपल बॉन्ड आया. स्टूडेंट्स ट्रिपल बॉन्ड आया, इसका मतलब सीधा सा क्लियर है कि यहां एल्कोहलिक KOH रहा होगा और यहां NaNH2 रहा होगा, तभी ट्रिपल बॉन्ड आया. एल्कोहलिक KOH देने से तो दोनों में नहीं होगा, या तो शुरू में ही NaNH2 ले लो या फर्स्ट स्टेप में यहां एल्कोहलिक KOH ले लो फिर NaNH2, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड CH लाया. तो इसमें अगर एल्कोहलिक KOH दे दो
तो यहां से Br और ये H हटेगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो पहले क्या बना, CH डबल बॉन्ड CH Br। अब इसमें फिर NaNH2 दे दो, E2 हो रहा है यहां पे, यहां भी E2 होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये Br और ये H हटके ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यही तो प्रोडक्ट कह रहा है। इसका मतलब अब इसमें अगर हम देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, जो X है वो कौन सा हो गया, Br2CCl4 देने से ये X, ये फाइंड आउट कर लिया हम लोग। उसके बाद देखिए Y क्या है, तो एल्कोहलिक क्या KOH, ये हो गया Y, ये Y हो गया एल्कोहलिक KOH। और उसके बाद W ये हो गया NaNH2, ये क्या हो गया स्टूडेंट, W। क्लियर हो गया। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा था, फॉर द गिवन सीक्वेंशियल रिएक्शन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और यहां दे दिया है कि W एंड Y आर रीएजेंट यूज्ड इज बेस, मतलब यहां W और Y जो एल्कोहलिक KOH है, तो एल्कोहलिक KOH क्या होता है स्टूडेंट, RO माइनस। NaNH2 में NH2 माइनस क्या हुआ, बेस, तो RO माइनस और NH2 माइनस बेस है, बिल्कुल सही बात है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, द कंपाउंड X इज 1,2-डाइब्रोमो 1-फिनाइल इथेन। चलो देखो तो इसको, 1,2, तो 1,2-डाइब्रोमो 1-फिनाइल इथेन, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड को देखो, कहता है कंपाउंड X इज इथिनाइल बेंजीन, नहीं भाई इथिनाइल बेंजीन तो नहीं बना X तो अभी हम लोग देखें। थर्ड कह रहा है रिएजेंट W इज एल्कोहलिक KOH, नो एल्कोहलिक KOH से नहीं होता स्टूडेंट। क्यों नहीं होता है, यहां पे जो एल्कोहलिक KOH दिए, पहले ये Br आया, अब Br पे लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा, तो यहां डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है। अब ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, अब इस Br और इस H को रिमूव करने के लिए एल्कोहलिक KOH से स्ट्रॉन्ग बेस, RO माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस का रिक्वायरमेंट होता है। तो RO माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, NH2 माइनस होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम यहां NaNH2 लेते हैं, ठीक। लेकिन ये क्या दिया है, W को लिखा है एल्कोहलिक KOH, तो ये तो गलत हो गया। फिर लिखा Y इज HBr CH2Cl2, नहीं भाई Y तो कोई बेस है जैसे एल्कोहलिक KOH, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है ये क्वेश्चन, सिंपल हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है आपका। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये 10 था, 10 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 15 में सेलेक्ट द करेक्ट वन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को प्रिपेयर करना है, उसके लिए कौन सा इसमें से सही है, मतलब किससे बेंजीन बनेगा, शॉर्ट में बोले तो इस तरह से। ओके तो फर्स्ट देखिए साइक्लाइजेशन ऑफ एन हेप्टेन, गलत स्टूडेंट्स। अगर तुम 6 कार्बन का लो, CH3 CH2 CH2 नॉर्मल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, अब इसमें Cr2O3 ले लो, ठीक है, या V2O5 ले लो या MO2O3 ले लो इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3, ठीक। तो इसका एरोमेटाइजेशन होता है और एरोमेटाइज होकर के ये 6 कार्बन का बेंजीन बनाता है। लेकिन स्टूडेंट यहां एन हेप्टेन दिया है, तो इसका अगर एरोमेटाइजेशन होगा तो एरोमेटाइजेशन से 7 कार्बन वाले में बेंजीन नहीं टॉलुइन बनता है, और 8 कार्बन का अगर हो तो जाइलिन बनता है, ऑर्थोजाइलिन। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये तो गलत हो गया भाई। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन, यस बिल्कुल सही है। अगर तुम CH, ये B है, देखो ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हो 3 मोल और इसमें इसको पॉलीमराइज करते हो रेड हॉट आयरन ट्यूब के प्रेजेंस में, तो ये बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब ये बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलो तो ये तो हो गया करेक्ट, करेक्ट हो गया ये। सी को देखो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट PHCOONA। अब इसमें अगर सोडा लाइम दे दो NaOH प्लस CaO, हीट करो तो बेंजीन बनेगा। हम लोग पढ़ते हैं डीकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम के प्रेजेंस में, ये हट जाएगा H आएगा तो बेंजीन बनेगा, मतलब ये भी करेक्ट हो गया। रिडक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, बिल्कुल स्टूडेंट।
अगर तुम फिनॉल लो और उसको जिंक के प्रेजेंस में रिड्यूस करो तो ये O हटेगा और H आएगा, तो बनेगा क्या? बेंजीन। इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो कौन कौन सा करेक्ट है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये देखिए बी, सी और डी। तो बी, सी और डी ये थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है अब वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है एरोमेटिसिटी का। चलिए देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एरोमेटिक, इनमें से कौन कौन सा एरोमेटिक है? तो आपको एरोमेटिसिटी का कंडीशन मालूम है स्टूडेंट्स, क्या क्या होता है एरोमेटिसिटी का कंडीशन? साइक्लिक होना चाहिए, रिंग प्लेनर होना चाहिए, रिंग में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n + 2 पाई में क्या क्या आएगा? 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन, ये सब आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। यही 4 कंडीशन होता है। चलो देखते हैं। तो यहां देखो निगेटिव है तो लोन पेयर है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और साइक्लिक पूरे रिंग में रेजोनेंस है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, तो ये तो होगा एरोमेटिक। इसको देखो, ये 8 एनोलिन है। ये क्या है स्टूडेंट? ये है 8 एनोलिन। एनोलिन, और याद करो 8 एनोलिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि 8 एनोलिन जो होता है वो टब शेप स्ट्रक्चर में पाया जाता है। होता है कि नहीं होता है? और टब शेप स्ट्रक्चर में ये प्लेनर नहीं रहता है। प्लेनर नहीं होगा तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ तो कैसे एंटी एरोमेटिक होगा? ये एरोमेटिक होने का तो खैर ऐसे भी नहीं था, 8 पाई इलेक्ट्रॉन था। तो ये ना तो एरोमेटिक होता है ना ही एंटी एरोमेटिक होता है, क्योंकि साइक्लिक डीलोकलाइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, ये प्लेनर नहीं होता है। तुमसे सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन पूछे कि बताइए भाई ये प्लेनर है कि नहीं, तो तुमको तो एक नजर में लग सकता है अरे भाई सबका तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसको तो होना चाहिए प्लेनर। लेकिन मैं आपको बताया कि ये टब शेप स्ट्रक्चर में पाया जाता है जहां ये प्लेनर नहीं रह पाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो गया, ये तो गलत। सी को देखो, ये तो इसमें तो देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, ये वाला जो कार्बन है इसका sp3, तो रिंग तो प्लेनर ही नहीं है, तो नहीं होगा एरोमेटिक। इसको क्रॉस करो। डी में देखो, यहां निगेटिव है, लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। अब देखो 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन तो है ही, पूरे रिंग में रेजोनेंस है, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, ठीक, प्लेनर तो है ही। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, तो ये होगा एरोमेटिक। तो चलिए कौन कौन सा एरोमेटिक हो गया? ए हो गया और डी हो गया। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो देखिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं 18 में। फॉर द गिवन सिक्वेंशियल रिएक्शन आइडेंटिफाई एक्स। एक्स को आइडेंटिफाई करना इस सिक्वेंशियल रिएक्शन में। स्टूडेंट्स अभी नीट में ये ट्रेंड चला है सिक्वेंशियल रिएक्शन। लास्ट ईयर भी आप देखेंगे, लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन तो उसमें भी सिक्वेंशियल रिएक्शंस दिया रहता है, दिया था, ठीक। तो ये पूछे जाने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि इससे ए बना, फिर ए में ये रिएजेंट दिए, बी बना, बी से सी बना, तो ए बी सी तक, यहां तक तो दे ही सकता है आपसे, ठीक है। हम लोग तो थोड़ा और हम लोगों को ज्यादा ही प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है आपके पास, और ऐसे क्वेश्चन में आप जैसे देखिए एक्स से शुरू किया और फाइनल प्रोडक्ट दिया है, तो कोशिश करो ऑप्शन से बनाने का, ठीक है, जल्दी बनेगा। चलो देखते हैं। यहां देखो H3PO2 H2O दिया है, तो कुछ लग रहा है कि इधर डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह होना चाहिए। चलिए पता चलेगा हम लोगों को, ऑप्शन से देखते हैं। इसका एक्चुअल में आंसर एनिलीन होगा। देखिए एनिलीन से शुरू करके देखते हैं हम लोग। तो एनिलीन ये हो गया, इसमें दिया Br2H2O, Br2H2O, तो इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये NH2 जो है हाईली एक्टिवेटिंग नेचर का होता है, तो दोनों ऑर्थो पैरा तीनों पोजीशन पे जाके Br अटैच हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये NH2 दोनों ऑर्थो
और पैरा तीनों पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। आपको याद होगा कि अगर सिर्फ हमें ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनाना होता है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाना, तो उसके लिए NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ता है एसिटाइलेशन करके। होता है कि नहीं होता है? सिर्फ Br2 H2O दिए या इवन तुम दूसरा भी सॉल्वेंट लोगे तो दोनों ऑर्थो पैरा तीनों पोजीशन पे जाकर के Br अटैच होगा, जैसे कि अभी हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद HNO2 दिया 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो HNO2 NNO2 प्लस HCl दो या HNO2 दो, और टेम्परेचर भी 0 to 5 डिग्री, तो डाइजोनियम बनेगा। तो यहां से ये कन्वर्ट हो गया डाइजोनियम आयन। बाकी ये जो Br है ये तो रहेगा ही। अब इसके बाद क्या दिया फर्दर, H3PO2 H2। देखो इस डाइजोनियम को हटा के, मतलब इस डाइजोनियम को अगर H से रिप्लेस करना हो तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, H3PO2 प्लस H2O ले सकते हैं या फिर इथाइल एल्कोहल ले सकते हैं। अभी क्या दिया, अभी हम लोगों को दिया H3PO2 प्लस H2O, तो ये N2 प्लस किससे रिप्लेस हो जाएगा, H से रिप्लेस हुआ। तो फाइनली जो हमको प्रोडक्ट मिला यहां पे वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिला, और वही तो दिया भी हुआ है फाइनल प्रोडक्ट में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एनिलीन। क्लियर हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन? इस तरह से ऑप्शन से ही हमें चलना होगा। जैसे यहां पे देखेंगे कि रिएजेंट क्या है, उससे अंदाजा लगाएंगे। जैसे देखिए HNO2 0 to 5 डिग्री, इसका मतलब यहां NH2 रहा होगा, मतलब इस कंपाउंड में बेंजीन के साथ NH2 लगा होगा जिससे कि डाइजोनियम बने। इस तरह से कुछ सोचते हुए तब ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसका आंसर 4th हो गया 18 का। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए 18 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए अगेन देखिए इसमें सीक्वेंशियल रिएक्शन ही है, कन्वर्जन का है, तो बेंजल्डिहाइड से इसमें कन्वर्ट करना है, तो सेट ऑफ रिएजेंट इसमें क्या लेना है ये हमसे पूछ रहा है। देखो इस तरह से करने में अगर तुम्हें दिक्कत हो ना तो इसको तुम स्ट्रक्चर बना लो पहले, मतलब बॉन्ड लाइन में अगर दिया हुआ हो और तुम्हें बनाने में प्रॉब्लम हो तो सिंपली इसको तुम इस फॉर्म में लिख लो। जैसे यहां पे क्या है CHOH और इससे CH2CH3 लगा है, CH2CH3 लगा है, इसमें हमको कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, और ये बेंजल्डिहाइड दे रखा है इधर, तो बेंजल्डिहाइड से इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तुम ध्यान से देखो तो CHOH ठीक है, यहां C2H5 एडिशनल लगा है, तो कुछ मन में ऐसा फीलिंग आएगा कि अच्छा C2H5 लगा है तो कुछ लग रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5 MgBr दे, तब तो कार्बन बढ़ेगा स्टूडेंट, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बोलो। तो एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा ना गिवन ऑप्शन से, जैसे मुझे दिख रहा है देखो ETMgBr, मेरे हिसाब से 3rd होना चाहिए। चलिए हम लोग चेक करके देख लेते हैं 3rd होगा कि नहीं। तो फर्स्ट में क्या दिया है ETMgBr, मतलब ET माइनस इथाइल पे माइनस, तो क्या होगा इससे कन्वर्ट करना है, किससे, बेंजल्डिहाइड से। तो देखो ये रहा हमारे पास बेंजल्डिहाइड और ETMgBr माने इथाइल पे माइनस, तो ये इस पे अटैक किया, CO को ओपन किया, क्या बनेगा यहां से CH, अच्छा ETMgBr H प्लस भी साथ में दिया है तो CHOH, O माइनस हो गया OH और इथाइल लग गया CH2CH3, ये लग गया। एक्चुअली देखिए तो प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन इसमें और सेट ऑफ रिएजेंट में और रिएजेंट्स दिया है। ठीक है भाई, उसके आगे क्या दिया है देखो, फर्स्ट ये हो गया, इसके सेकंड में ये देखो कॉन्क H2SO4 हीट दिया है, तो इसमें अगर कॉन्क H2SO4 हीट करोगे तो मैकेनिज्म E1 होता है, एल्कोहल है ना स्टूडेंट्स, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यूजिंग कॉन्क H2SO4, उसमें भी ये 2 डिग्री एल्कोहल है, तो मैकेनिज्म कौन सा होगा E1। अब E1 कराओगे तो OH पहले प्रोटोनेट होगा, OH2 प्लस, वाटर निकलेगा, कार्बन पे प्लस आएगा, रीअरेंजमेंट तो अभी होगा नहीं क्योंकि यही ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो बगल वाला H हटेगा और यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा E1 कराने के बाद, तो ये बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये बनेगा। इसके बाद देखो सेकंड के बाद थर्ड में HBr CCl4 दिया है, तो इसमें अगर HBr दोगे HBr CCl4 तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पाई टूटेगा, इस साइड यहां पे आएगा H, इस कार्बन पे आएगा प्लस, और फिर Br मैंने से अटैक करेगा तो Br लग जाएगा, तो इससे क्या बना जरा देखो, CH से क्या लग गया Br,
और बाकी CH2CH3, ठीक है। और इसके बाद 4 में क्या दिया है देखो, 1 2 3 हो गया, 4 में एक्वस KOH। अब इसमें एक्वस KOH दे दो, तब तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Br हट के क्या आ जाएगा, OH। तो प्रोडक्ट जो बनेगा CHOH CH2CH3। अब तो मिला लो, यही प्रोडक्ट पूछ रहा था कि नहीं। तो सुटेबल रिएजेंट इस कन्वर्जन के लिए कौन सा हो गया, कौन सा ऑप्शन, तो 25 का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। क्लियर हो गया स्टूडेंट, 25। ओके, बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलो 25 के बाद ओके, देखिए हाइड्रोकार्बन का अगेन क्वेश्चन नंबर 26 है, ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप देखिए O3 जिंक, O3H2O जिंक, सिर्फ O3 भी लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी O3H2O जिंक, आपको ये तो पता चली गया कि ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। जिंक है तो कैसा ओजोनोलिसिस होगा स्टूडेंट, रिडक्टिव। अब इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओगे, क्या बनेगा जरा देखना। इस तरह से दिया हुआ है, तो यहां से ब्रेक करोगे, एक डबल बॉन्ड हो इस कार्बन पे, एक डबल बॉन्ड हो इस कार्बन पे, बनेगा कि नहीं। क्या बना यहां से देखो, CH3C डबल बॉन्ड हो और CH3। अरे इस वाले कार्बन से 2 ठो CH3 और उसी से क्या लगा, डबल बॉन्ड हो। क्या बना यहां से, तो CH3CO CH3, एक प्रोडक्ट ये बना। और इधर से क्या बना, यहां पे डबल बॉन्ड हो लगेगा तो CH3C डबल बॉन्ड हो, एक H है, तो दूसरा प्रोडक्ट जो बना वो CH3COH। तो ये 2 प्रोडक्ट बना। अब क्या है स्टूडेंट, एक X और एक Y, तो किसी को, जैसे इसको तुम मान लो X और इसको मान लो Y, 2 प्रोडक्ट को। अब कहता है कि X और Y को कैसे डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट्स। X जो है वो क्या है स्टूडेंट, कीटोन, Y जो है क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, यही तो क्वेश्चन हुआ। ऑप्शन देखो, NaOI नहीं, इससे कैसे करेंगे। COCH3 इसमें भी है, COCH3 इसमें भी है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से तो हम नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते, क्योंकि दोनों ही आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो ये तो गलत हो गया। 2,4-DNP से एल्डिहाइड कीटोन दोनों रिएक्शन करता है। कार्बोनाइल कंपाउंड को, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, तो इसको जब 2,4-DNP से रिएक्शन कराते हैं तो रेड या ऑरेंज या येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, तो दोनों ही दिया। देखो टॉलेंस रिएजेंट, बिल्कुल सही, तो टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करेगा, और इस कीटोन के साथ कोई सिल्वर मिरर प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए टॉलेंस रिएजेंट इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो 26 का करेक्ट आंसर थर्ड। चलिए इसको मैं अभी रेज कर देता हूं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हमारे पास स्टूडेंट, वो है क्वेश्चन नंबर 35। क्या कहता है देखिए, एसर्शन और रीजन दिया हुआ है, हेलो एल्केन हेलो एरीन का क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन है, हम लोग को बताना है कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट क्या है। चलिए देखते हैं। कहता है इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ KCN, करा दो तो रिएक्शन भाई, तो CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन किससे कराना है, KCN। तो KCN में क्या होता है, K+ और CN- होता है। CN- का जहां तक बात है तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, N पे भी लोन पेयर है और C पे भी लोन पेयर है, तो 2 साइट है, N भी एक साइट है न्यूक्लियोफिलिक साइट और C भी साइट है। मोर एक्टिव साइट कौन है, C, ये है मोर एक्टिव साइट, मोर एक्टिव न्यूक्लियोफिलिक साइट C है ना। तो ज्यादा अटैक करने की टेंडेंसी कहां से होगी, C साइट से, तो CN- में C साइट से इस पे अटैक होगा, Cl को भगा देगा, तो कार्बन सब तरफ से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट इससे क्या बनेगा, CH3CH2Cl बनेगा। इसमें क्या कहता है, इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद KCN टू गिव इथाइल आइसोसाइनाइड, नहीं भाई गलत, ये तो इथाइल साइनाइड बना कि नहीं बना, एंड विथ AgCN गिव्स इथाइल साइनाइड, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। AgCN से भी रिएक्शन कराओ, तो CH3CH2Cl, AgCN में क्या होता है स्टूडेंट, Ag
Cn में Ag और C के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। KCN में K प्लस और Cn माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड है, बट AgCN में सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं हुआ, यहां तो N पे लोन पेयर है, यही सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये N का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक किया, Cl को भगा दिया। अब Ag प्लस को फाइनली हटा दो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2, N साइड से जुड़ेगा तो NC बनता है, यहां आइसोसाइनाइड। तो KCN से रिएक्शन कराते हैं तो Cn साइनाइड बना, और AgCN से रिएक्शन कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बना। इस स्टेटमेंट में तो एकदम उल्टा लिखा था, तो एसर्शन रॉन्ग हो गया। रीजन पर द KCN फॉर्म आयनिक बॉन्ड ड्यू टू विच कार्बन एक्ट एज डोनर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। Cn माइनस जो इसमें है KCN में, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो मोर एक्टिव साइट में क्या बताया, कार्बन है इसमें, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है एज डोनर। व्हाइल AgCN इज कोवैलेंट लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एक्ट एज डोनर। AgCN में मैं क्या बताया, सिल्वर कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कार्बन अब डोनर साइट है ही नहीं, डोनर साइट कौन सा है, नाइट्रोजन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो एसर्शन हो गया इसका रॉन्ग और रीजन जो है वो हो गया ट्रू। चलो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एसर्शन रॉन्ग और रीजन ट्रू। देखो फोर्थ ऑप्शन, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो 35 का करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट ये क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। Now next question we have question number 36. क्या कहता है क्वेश्चन 36 में, the number of functional group that are reduced by LiLH4 and with NaBH4 कितना कितना है ये पूछ रहा है स्टूडेंट। NaBH4 कंपैरेटिवली वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो LiLH4 है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। NaBH4 किसको किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड। लेकिन LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करता है। इसमें कौन कौन सा ग्रुप है वो देखते हैं, जिसको NaBH4 रिड्यूस कर पाएगा और जिसको LiAlH4 रिड्यूस कर पाएगा। चलो तो ये कीटोन है, यस, NaBH4 LiAlH4 दोनों रिड्यूस कर पाएगा। एल्डिहाइड है, दोनों कर पाएगा। NO2 को सिर्फ LiAlH4 रिड्यूस कर पाएगा, इसको सिर्फ LiAlH4 RNO2 को RNH2 में कन्वर्ट कर देता है। NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले LiAlH4 कितने को रिड्यूस किया, तो 1 2 3 3 को रिड्यूस किया, और NaBH4 किसको रिड्यूस किया, तो 1 और 1 2, NO2 को तो रिड्यूस नहीं किया, तो 3 और 2 रिस्पेक्टिवली। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, देखो, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनाइन। तो 4 कार्बेनाइन दिया हुआ है और उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमसे पूछा है, ठीक है। तो इन चारों में देखो निगेटिव, देखो स्टूडेंट, चार्ज निगेटिव चार्ज है किसी के ऊपर, चार्ज किसी पे बर्डन की तरह होता है, तो वो चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा, चार्ज मतलब जैसे निगेटिव है तो अभी लोन पेयर, जितना ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सोचो ना, तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन है, सिंगल सिर्फ तुम्हारे ऊपर है तो वो ज्यादा दिक्कत का बात है, लेकिन उस बर्डन को 2-3 दोस्त के बीच में बांट लिए तो एक पे बर्डन कम हो गया, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं। तो नेगेटिव चार्ज है, जितना ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। चलो भाई देखते हैं इसमें। तो सी में देखो जरा, निगेटिव सिग्मा पाई, तो इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइजेशन आ रहा है। डीलोकलाइजेशन इसमें क्यों है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस के कारण, एक्सटेंडेड रेजोनेंस के कारण। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल, और किसी में नहीं है स्टूडेंट, एक्सटेंडेड रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी आ रही है, ऐसा सिर्फ सी में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो भाई सी हो जाएगा। ऑप्शन भी देखो, तो देखो आंसर तो इतने से ही सिर्फ मिल गया, ठीक है, पूरा देखते हैं, लेकिन आंसर तो सिर्फ इसी में सी का सबसे ज्यादा दिया हुआ है, थर्ड में, तो सी। अच्छा, डी को जरा देखो, निगेटिव सिग्मा आ जा रहा है, इसमें निगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, ये डीलोकलाइज्ड है ही नहीं। सी में सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, लेकिन डी में है ही नहीं, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, डी। क्लियर है? तो देखो सी सबसे ज्यादा है, डी सबसे लास्ट में, बिल्कुल सही है ये। ए और बी ये दोनों भी बचा,
इसमें देखो निगेटिव सिग्मा पाई, निगेटिव सिग्मा पाई। इसमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, बी में देखो ये निगेटिव जब इसके साथ रेजोनेंस करेगा निगेटिव सिग्मा पाई, तो यहां पाई बॉन्ड आएगा, क्यूमुलिन सिस्टम बनेगा, थोड़ा लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल होगा तो ज्यादा, इसका मतलब स्टेबिलिटी ए का हो गया। तो सी के बाद आया ए के बाद बी, बी के बाद डी। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है स्टूडेंट? तो 37 का कौन सा हो गया? थर्ड। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 41। चलिए देखिए 41 में क्या है, एनिलीन दिया हुआ है HNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डाइजोनियम बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिएजेंट जैसे ही दिए तो इससे क्या बना, डाइजोनियम आयन बन गया। अब इसका रिएक्शन फर्दर एनिलीन से दिया हुआ है, इसका रिएक्शन फर्दर एनिलीन से दिया है। तो याद करो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं कपलिंग रिएक्शन, तो ये वही तो है। कपलिंग कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये NH2 डोनर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इसके पैरा पे ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाएगा। तो चलो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पीएच N2 के थ्रू कपल होता है, तो N डबल बॉन्ड N, और यहां से इसके पैरा पोजीशन, इसके पैरा पोजीशन पे यहां पे जोड़ना है, और यहां पे आ गया NH2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन Y इज, अब कहता है कौन से कलर का है, इसका नाम क्या होगा? ये एजो कंपाउंड हुआ, N डबल बॉन्ड N, ये जो ग्रुप है N डबल बॉन्ड N, ये एजो है, तो ये कंपाउंड एजो कंपाउंड हुआ। इसको क्या कहेंगे? पैरा एमिनो एजोबेंजीन। क्या कहेंगे इसको? पैरा एमिनो एजोबेंजीन। तो आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछा है, ये पूछा है कौन से कलर का डाई होगा। स्टूडेंट्स जितना भी एजो कंपाउंड है वो सब कलर्ड डाई की तरह यूज होता है। तुमको फिनॉल और एनिलीन के केस में जो ये एजो कंपाउंड बनता है उसका कलर याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए याद रखना जरूरी है। तो फिनॉल के केस में बेंजीन में क्या लगता है? OH लगता है, तो O फॉर बच्चा में पढ़े थे ना, O फॉर ऑरेंज, तो फिनॉल के केस में ऑरेंज कलर का डाई होता है, वो याद रखो। तो एनिलीन के केस में येलो कलर का डाई। ठीक है, इसमें देखो आंसर क्या हो जाएगा? येलो डाई। तो 41 का करेक्ट आंसर हो गया सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। अब इसमें भी देखिए हम लोगों से पूछा क्या है कि जो कंपाउंड X है वो क्या है। तो यहां पे ये भी एक तरह से सीक्वेंशियल रिएक्शन टाइप का ही हुआ, इसमें शुरू वाला जो X है यही हमसे पूछा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। यहां पे प्रोडक्ट देख के तुम्हें थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। ठीक है, इनफैक्ट यहां जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एसिटोफिनॉन। क्यों, ये मैं आपको करके बताता हूं रिएक्शन। देखिए एक्स को हम लोग क्या ले लिए स्टूडेंट? एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन मतलब PHCOCH3। ठीक, और साथ में जो दिया हुआ है बेंजीन में CHO बेंजल्डिहाइड, और पैरा पे क्या लगा है? नाइट्रो। अब इसमें OH माइनस NaOH है, मतलब OH माइनस, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में कैसे करते हो? क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। तो OH माइनस क्या करेगा? पहले यहां से H प्लस लेगा, समझो बात को, यहां से H प्लस लिया तो क्या बना? PHCOCH2 माइनस बनेगा, PHCOCH2 माइनस। अब वो PHCOCH2 माइनस मैं यहां पे लिख देता हूं उसको, या इसी में कर देते हैं, रुकिए, ये बन जाएगा PHCOCH2 माइनस। तो यहां पे क्या कर दिए? PHCOCH2 माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस CO को ओपन कर देगा। तो यहां से क्या प्रोडक्ट लिखेंगे जरा देखना। चलो तो यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं, तो हॉरिजॉन्टल कर देते हैं इसको। PH देखना, पैरा पे ये NO2 था तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? CHO माइनस OH हो जाएगा, तो CHOH, फिर ये किससे जुड़ेगा? ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसका CH2 से जुड़ जाएगा, तो CH2CO, और CO के साथ ये PH जो जुड़ा हुआ है, तो CO के साथ PH।
एल्डोल बना दिए। अब इसमें हीट करोगे, कंडेंसेशन होगा, बेस तो है ही, तो OH और ये H हटेगा, यहां पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो इससे प्रोडक्ट क्या बना, ये PH, यहां पैरा पे NO2 जो था वो तो रहेगा ही, CH डबल बॉन्ड CH, CO और CO के साथ PH। ठीक है, अब देखो जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो वही है कि नहीं है, मिला लो। एक पैरा NO2, यस पैरा पे NO2, C6H4, ये हो गया C6H4, फिर CH डबल बॉन्ड CH, यस COPH, बिल्कुल यही बना है। इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका जो हम लोग सोचे थे एसीटोफिनॉन, तो करेक्ट आंसर इसका 44 का थर्ड होगा, एसीटोफिनॉन। क्लियर हो गया स्टूडेंट ये क्वेश्चन? तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन से ही इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन से सोचना चाहिए। मान लो हम सोचते बेंजोफिनोन, तो PHCOPH, भाई उसमें भी अल्फा H नहीं रहता, तो एल्डोल कंडेंसेशन देता कैसे, इसमें तो है नहीं अल्फा H। अब बेंजोफिनोन लेते तो उसमें भी नहीं रहता, तब तो नहीं बनता ये प्रोडक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, अब क्वेश्चन नंबर 45। इसमें एसर्शन और रीजन दिया है, चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट क्या है। एसर्शन में कहता है डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स ग्रेट यील्ड ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन विथ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। होता क्या है स्टूडेंट, तुम लो एनिलीन, बेंजीन में NH2 एनिलीन, इसका नाइट्रेशन करा दो HNO3 प्लस H2SO4, इससे जो प्रोडक्ट बनता है ना वो देखो क्या क्या बनता है, NH2 पैरा पे NO2 लगता है प्लस NH2 मेटा पे NO2 लगता है और NH2 ऑर्थो पे NO2 लगता है। ये 51% बनता है, मेटा वाला 47% और ये 2%। इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये NH2 तो डोनर था, एक्टिवेटर था, हाईली एक्टिवेट कर देता है, तो फिर ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा प्रोडक्ट तो बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेटा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना है, 47% बना है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो स्टूडेंट होता क्या है ना, ये HNO3 प्लस H2SO4 जो रिएजेंट है, तो मीडियम हो गया हाईली एसिडिक। तो इस हाईली एसिडिक मीडियम में ये जो एनिलीन है ना स्टूडेंट्स, ये प्रोटोनेट हो जाता है और बना लेता है NH3 प्लस, इसको कहते हैं एनिलीनियम आयन, ऐसा कहते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब जो NH3 प्लस है ये तो हो गया डीएक्टिवेटर, क्या होगा स्टूडेंट, डीएक्टिवेटर, ये हो गया डीएक्टिवेटर, और डीएक्टिवेटर है तो डीएक्टिवेटर तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए मेटा प्रोडक्ट 47% इसमें बन रहा है, और उसी के कारण ऑर्थो पैरा का रेशियो भी डिस्टर्ब हो रहा है। अब किसी किसी के मन में यह आएगा कि जब NH3 प्लस एनिलीनियम आयन में ही कन्वर्ट हो गया तब तो 100% मेटा ही बन जाता। नहीं स्टूडेंट, ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये HNO3 प्लस H2SO4 जो है ये 100% खाली इसी को प्रोटोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल भी तो बनाएगा NO2 प्लस। तो जो प्रोटोनेट हो गया वो तो मेटा प्रोडक्ट दिया, जो नहीं हुआ प्रोटोनेट वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट दिया। क्लियर हो गया? तो मेटा प्रोडक्ट क्यों बना? एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन के कारण। तो एसर्शन तो बिल्कुल इसका मतलब करेक्ट दिया, ग्रेट यील्ड ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन विथ ऑर्थो एंड पैरा, मैं तो आपको परसेंटेज भी बताया। रीजन में कहता है ड्यूरिंग नाइट्रेशन इन एसिडिक मीडियम एनिलीन कन्वर्ट इनटू एनिलीनियम आयन व्हिच इज मेटा डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही है, और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आंसर क्या होगा? देखो फर्स्ट में क्या दिया, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके। तो स्टूडेंट ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन इस AITS का। आई होप आपको सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।